नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 8 बज गए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल पर होली के बाद होगी फाइनल बातचीत। यूपी सरकार के गठन को लेकर देर रात तक लगातार बैठकें हुई। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में देर रात तक हुई मीटिंग और बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों पर मंथन किया गया और शपथ ग्रहण में अतिथियों को बुलाने को लेकर भी चर्चा हुई है। कौन कौन से वो अतिथि होंगे, कौन कौन से वो नाम होंगे जो शपथ ग्रहण के दिन आपको मौजूद दिखाई देंगे, उन पर भी बातचीत हुई, चर्चा हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होली के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। मंत्रिमंडल को लेकर जो आखिरी फैसला है, जो फाइनल तस्वीर है, वो होली के बाद ही उभर करके सामने आएगी। कल दिल्ली में आपने देखा नई सरकार के गठन को लेकर किस तरीके से बैठकें भी चली। भाजपा मुख्यालय में देर रात तक मीटिंग और कहा यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तैयारियों पर ही विस्तार से चर्चा की गई है। सीएम योगी की मौजूदगी भी वहां पर रही और चर्चा लगातार इसी बात को लेकर कि पूरा स्वरूप किस तरीके का होना है मंत्रिमंडल का, इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आखिर जो फैसला है, जो फॉर्मूला अब तय किया गया होगा, किस किस को क्या मिलना है, जो पार्ट 1 में थे पार्ट 2 में भी रहेंगे, कोई परिवर्तन भी होना है, कुछ बदलाव होंगे, अगर बदलाव होते हैं तो कितने चेहरे बदले जाएंगे, कितनों को नए जो चेहरे होंगे उनको मौका मिलेगा। तमाम बातें हैं जिन पर से पर्दा उठना है और होली के बाद ये कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। यूपी मंत्रिमंडल को लेकर यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई और दिल्ली में 5 घंटे 45 मिनट से ज्यादा समय तक बैठक चली, ये कहा जा रहा है। और चुनाव परिणाम को लेकर नेताओं के बीच मंथन भी हुआ। शपथ ग्रहण की तैयारियों पर बैठक में चर्चा की गई और शपथ ग्रहण में अतिथियों को बुलाने पर भी बातचीत हुई है। कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर भी बातचीत हुई। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया गया। एमएलसी चुनाव भी होने हैं और एमएलसी उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, इन पर भी चर्चा हुई। और अब होली के बाद मंत्रिमंडल के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी, ये कहा जा रहा है। सब कुछ लगभग तय मानिए आप। अब होली के बाद जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा शामिल होगा, किस किस को मौका मिलेगा, ये होली के बाद जो है वो पूरी तस्वीर साफ होगी। चलिए इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। अविनाश, सब कुछ फाइनल हो गया है, सब कुछ तय कर लिया गया है, अब जो है अनाउंसमेंट होना बाकी है या फिर होली के बाद पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, अब यही पता चल पा रहा है? देखिए, अगर बात करें तो सब कुछ तय तो जरूर कर लिया गया है, लेकिन उस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। क्योंकि अगर बात करें तो अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 8:45 पर यूपी सदन से हिंडन एयरबेस के लिए जाएंगे, फिर जहां से लखनऊ पहुंचेंगे, फिर लखनऊ पहुंच के आगे गोरखपुर के लिए चले जाएंगे। कल होली है और परसों भी जिस तरीके से गोरखपुर में इनकी शोभा यात्रा निकलनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो परसों भी मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो 20 तारीख को एक बार फिर से बैठक हो सकती है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। और जिस तरीके से चर्चाएं हुई हैं, कल 5 घंटे 45 मिनट जो चर्चा चली है उस पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के बातचीत हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो एमएलसी के जो तमाम सारे उम्मीदवार हैं इनके नाम पर भी मुहर लगा दी जाएगी और तमाम तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें कौन कौन से अतिथि आएंगे, किस तरीके के जो विशिष्ट लोग हैं जो समाज में अपनी अपनी सेवाओं के जरिए अपना अपना नाम किए हैं उनको किस तरीके से बुलाना है, ये तमाम सारी जो औपचारिकताएं हैं इसको पूरी कर ली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो 20 या 21 तारीख को वो लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां पे अगर बात करें तो बतौर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और फिर विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी जहां पे विधानमंडल दल का नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा और इसके बाद फिर राजभवन जाकर तमाम तरीके से जो शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं हैं उसको पूरी किया जाएगा। लेकिन जो एक होमवर्क होता है, जो एक शपथ ग्रहण समारोह से पहले कार्य होता है, उसको कंप्लीट कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब उस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उसके पहले एक बैठक हो सकती है तमाम सारे पार्टी के शीर्ष नेताओं की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी एल संतोष शामिल हो सकते हैं। जिसमें शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो सरकार की गठन की तैयारी है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है और फिर एक अंतिम मुहर लगेगी और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अच्छा अविनाश, पर्यवेक्षकों की भूमिका कितनी अहम है वो भी जरा समझाएं। पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचेंगे, आपने जानकारी दी, वहां पर पहुंच करके बैठकें भी होंगी और कितनी लंबी बैठकें वहां पर जाकर के पर्यवेक्षक ले सकते हैं और कितना वक्त लगेगा जब पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद कितना वक्त और लगेगा?
तो देखिए, अगर बात करें तो पर्यवेक्षक की भूमिका अहम तब होती है जब मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित हो या फिर जब मुख्यमंत्री का चुनाव करना हो, तब थोड़ा वक्त लगता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा चुनाव से पहले घोषित था और अब ये तय है कि वही दोबारा से मुख्यमंत्री होंगे। तो जब विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी तो पर्यवेक्षक सीधा नाम प्रस्तावित करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और उसके बाद तमाम सारे जो विधायक हैं वो अपनी सहमति जताएंगे और स्वागत के लिए मुख्यमंत्री को फूल या पुष्पगुच्छ वगैरह इस तरीके से दिए जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और जितने सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी के जितने भी विधायक जीते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और तमाम सारे विधायकों के नाम के साथ पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो एक अन्य पर्यवेक्षक बनाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, ये सभी लोग फिर राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में जाके ये कहा जाएगा कि हमारे पास बहुमत है, हमको अब सरकार बनाने दिया जाए। तो राज्यपाल आप कह रहे हैं कि जितना वक्त लगना था वो दिल्ली में लग चुका है, अब ज्यादा देरी नहीं की जाएगी, पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि पहले से ये तय है कि कप्तान कौन बनेगा और दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। ये पूरी तस्वीर, ये पिक्चर क्लियर है। बस जो मंत्रिमंडल है उनमें कौन कौन शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में किन चेहरों को रखा जाना है, मंथन उनको लेकर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। अब आज से 3 दिनों तक गोरखपुर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी गोरखपुर में होली का उत्सव मनाएंगे। होलिका का जो पूरा पर्व है, होली दहन में भी वो शामिल होने वाले हैं और होली का जो उत्सव है वहीं पर मनाएंगे योगी आदित्यनाथ। भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे और होलिका दहन यात्रा में भी योगी आदित्यनाथ शरीक होंगे, ऐसी जानकारी है। आज शाम को 4 बजे पांडेहाता चौराहे से यात्रा निकाली जाएगी जिसमें शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। अभी उनकी मौजूदगी दिल्ली में है, यूपी सदन में इस वक्त वो मौजूद है। कुछ देर के बाद वो निकलेंगे यूपी के लिए और फिर गोरखपुर में ही कहा यह जा रहा है कि 3 दिनों तक उनकी मौजूदगी रहने वाली है। गोरखपुर में होलिकोत्सव में वो शरीक होंगे। वहां पर भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी भी चल रही है, उसमें भी शरीक होंगे। होलिका दहन के लिए जो यात्रा निकलेगी उसमें भी शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। अब गोरखपुर में कैसी होगी योगी आदित्यनाथ की होली, वो भी विस्तार से आपको बताते हैं। आज से 3 दिनों तक गोरखपुर में रहेंगे योगी आदित्यनाथ, ये पूरी जानकारी आपके सामने है। आज शाम को 4 बजे पांडेहाता चौराहे से होलिका दहन की यात्रा निकलेगी और होलिका दहन यात्रा में योगी आदित्यनाथ भी शरीक होंगे, शामिल होंगे और यात्रा के दरमियान श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली वो खेलेंगे और यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां भी निकलेंगी, बैंड भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। और शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे, शनिवार को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। आज वो कहां पर रहने वाले हैं और किस तरीके से वो शामिल होंगे, उसके बाद कल का उनका क्या कार्यक्रम है वो भी आपके सामने हमने रख दिया है। गोरखनाथ मंदिर में ही वो सुबह मौजूद रहेंगे, पूजा अर्चना जो वो हमेशा करते हैं जब भी गोरखपुर में मौजूद होते हैं, वही तस्वीर कल भी सामने उभर करके आएगी। चले इसी पर और जानकारी लेते हैं। नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। नीरज, आपके पास क्या जानकारी है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं सीएम के आगमन को लेकर, किस तरीके से होली का पर्व वहां पर मनाया जाएगा योगी आदित्यनाथ के साथ में, वो जरा बताएं। लोग भी वहां पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिए। देखिए, 3 दिन तक यहाँ पर होली का जो रंग है वो भी काफी चटक होने वाला है और जो उत्सव है वो भी काफी गोरखपुर की चर्चा हमेशा रहती है, क्योंकि बरसों से यहाँ पर होलिका दहन उत्सव होता है और होली के दिन होलिकोत्सव होता है जिसमें भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी निकलती है। और आपको पीछे दिखा देते हैं जो होलिका दहन उत्सव होना है उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। यहाँ पर होलिका दहन शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। और यहाँ से जो भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा निकलेगी, उस शोभा यात्रा को यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा जो करीब बरसों से निकल रही है। आशीष जी हमारे साथ हैं होलिका दहन समिति के, उनसे हम जान लेते हैं। बताइए कि कितने बरसों से यात्रा निकल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब से यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, ये परंपरा जो है 1927 से प्रारंभ हुई है, लगभग 95 वर्ष हो गए और महाराज जी को यहाँ आते हुए 96 से वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, कितना उल्लास रहता है गोरखपुर के लोगों की अगर बात करें, और यहाँ पर अभी सम्मत लगी हुई है, कब से तैयारी में आप लोग जुटे? हम लोग तो तैयारी काफ़ी दिनों से, करीब 15 दिनों से हम लोग तैयारी लगातार कर रहे हैं और इस बार महाराज जी का जो तैयारी हम लोग का और भव्य रहेगा। जब आएंगे उनके ऊपर ही पुष्प वर्षा पूरे घरों से, घर के छतों से होगी। यहाँ कार्यकर्ता लगे रहेंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे और बहुत ही भव्य हम लोग एकदम तैयारी किए हुए हैं। देखिए, भव्य तैयारी किए हुए हैं और हमारे साथ जो होलिकोत्सव समिति है उसके अरुण जी और डॉक्टर राजेश जी हैं। अरुण जी से सबसे पहले जान लेते हैं, ये बताइए, आप अध्यक्ष हैं, जो होली के दिन जो भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकलनी है
उसकी किस तरह की तैयारी और कितनी भव्य और कितनी लंबी ये यात्रा होती है? नरसिंह की तैयारी लगभग 2 किलोमीटर लंबी हमारी यात्रा होती है। इसमें 5-6 डीजे होते हैं और गाड़ियां होती हैं जिस पे रंगों से भरे हुए कंडाल रखे जाते हैं और पूरी यात्रा में लगभग 8-9 किलोमीटर की यात्रा है और इस यात्रा में पूरा समाज इसमें सम्मिलित होता है। लगभग 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं। यह यात्रा पिछले लगभग 78 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने अपने प्रचारक जीवन में 1940 में गोरखपुर आए थे और 1944 में इस परंपरा को प्रारंभ किया था। तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में निरंतर लगभग 78 वर्षों से यह आयोजन चल रहा है। इस वर्ष विशेष है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्रित्व काल में द्वितीय बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी का विशेष रूप से आगमन हो रहा है। ये पहला अवसर होगा जब एक योगी आदित्यनाथ जी के साथ सार्वजनिक मंच पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी मंच को साझा करेंगे। यह हम सब के लिए विशेष एक सुंदर अवसर है, गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए, समाज का के मौका लिए। और भी दोगुना हो अच्छा, जाता ये है। राजेश जी ये जान लेते हैं आपसे, करके दूसरे टेन्योर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जल्द ही वो सीएम की शपथ लेंगे दूसरी मर्तबा और एक बार फिर से वो होली के लिए वहां पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों में भी खुशी है, उत्साह है और सीएम योगी भी वहां जब पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत अच्छी होंगी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नीरज। हार के बाद पहली दफा मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बड़ा बयान दे डाला और इस फिल्म की तर्ज पर लखीमपुर कांड की याद दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर फिल्म बन सकती है तो लखीमपुर की हिंसा पर क्यों नहीं फिल्म बन सकती। अखिलेश यादव के इस वार पर भाजपा की तरफ से भी पलटवार हुआ। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स पर सियासी दंगल। कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। कश्मीर वाली लड़ाई लखीमपुर पर आई। ये अखिलेश यादव जी गलत तथ्यों से बात करते हैं तो ये नहीं से पूछे। जिस फिल्म ने देश के बड़े वर्ग को भावुक कर दिया, जिस फिल्म को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक शोर मच गया, उस फिल्म का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने एक नई लकीर खींच दी है। सवाल ये उठाया है कि अगर कश्मीरी पंडितों का दर्द बताने वाली फिल्म बन सकती है तो फिर लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों का दर्द बताने वाली फिल्म बड़े पर्दे पर क्यों नहीं उतर सकती। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव ने इस बयान के जरिए भाजपा पर हमला बोला है, क्योंकि विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं आया और अखिलेश ने ये भी साफ कर दिया है कि वो लखीमपुर कांड को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। वही बदल सकता है जिसके पास। द कश्मीर फाइल्स पर अखिलेश यादव का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि इस सच को दबाने का सालों तक प्रयास किया गया। और जो लोग
हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं। वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए सीधे भाजपा पर ही तंज कसा। हालांकि भाजपा के नेता भी जवाब देने में पीछे नहीं है। लखीमपुर खीरी फाइल्स का तो जो है उनको उसका जवाब लखीमपुर की जनता ने दे दिया है। वहाँ पर 8 सीट जिता करके वहाँ की जनता ने उनको इसका जवाब दे दिया है। जो जा करके वो भाषण करते थे उसका जवाब मिल गया। लखीमपुर कांड का जिक्र अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान बार बार किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि भाजपा लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर जीत गई। मतलब इस मुद्दे का सियासी फायदा न तो अखिलेश को मिला और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा को। ऐसे में इस मुद्दे को बार बार चर्चा में लाने से क्या 24 की लड़ाई में विपक्ष को कोई फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर है लखीमपुर से। लखीमपुर में अवैध वसूली से तंग आकर लगाई आग। जी हां, चालक शुभम गुप्ता ने कोतवाली परिसर में आत्मदाह किया। कोतवाली में मौजूद पुलिस वालों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। गंभीर रूप से झुलसे चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एसपी ने कोतवाली प्रभारी अश्विनी कुमार को निलंबित कर दिया है। ये एक्शन हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने ये हम रख रहे हैं, जहां पर अवैध वसूली के चक्कर में ये कहा जा रहा है कि तंग आकर के चालक शुभम गुप्ता ने खुद को आग के हवाले कर दिया। पास एक सूचना प्राप्त हुई जहां शिवम गुप्ता नाम का एक व्यक्ति उसने गौरी फंटा थाना परिसर के पास खुद को आग लगा ली। इस पर पुलिस तत्काल रिएक्ट किया। उस व्यक्ति को अस्पताल भर्ती करवाया गया। उसके बयान नोट किए गए। उसने बयान में ये बात कही है कि वो टाटा मैजिक चलाता है गौरी फंटा से लेकर के पलिया तक, और इस पूरे प्रक्रिया को बाधित करते हैं 3-4 लोग जो उसके मैजिक को नहीं चलने देते हैं। उसने एक आरोप ये भी लगाया है कि लोकल पुलिस उस भी पक्षपात करती है दूसरे पक्षों के फेवर में। इस मौके का इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से एसएचओ गौरी फंटा को सस्पेंड किया जा रहा है।